चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। तो यह योजना यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को कवर करेगी। इसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। योजना की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। तो प्रोत्साहन, छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राप्तकर्ता बैंक को किया जाएगा और इसे जारीकर्ता बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता बैंक तथा ऐप प्रदाताओं के साथ साझा किया जाएगा। उद्देश्य जानते हैं। तो स्वदेशी रूप से विकसित भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपए के कुल लेन देन का लक्ष्य हासिल करना, फीचर फोन आधारित और ऑफलाइन भुगतान समाधान जैसे नवोन्मेषी उत्पादों को प्रोत्साहन करना। इससे देश के टियर 3 से टियर 6 शहरों तक, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में यूपीआई का विस्तार करने में मदद मिलेगी। मुख्य लाभ, तो छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना। इससे पहले 2020 में भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट को शून्य कर दिया गया था। एमडीआर वह दर है जिस पर व्यापारियों से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क लिया जाता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016 के विषय में देखते हैं। तो एक भुगतान ऐप है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करके सरल, त्वरित एवं आसान लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंकों खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में सम्मिलित करने में सक्षम बनाती है। इसमें बैंक स्वेच्छा से भागीदार बनते हैं। इसे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। संबंधित सुर्खियां जानते हैं। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनपीआईएल ने सिंगापुर स्थित भुगतान कंपनी के साथ साझेदारी की ताकि वैश्विक स्तर पर यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाई जा सके। एनआईपीएल के विषय में देखते हैं। तो इसे 2020 में एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह भारत के बाहर रुपए यानी घरेलू कार्ड योजना और यूपीआई मोबाइल भुगतान समाधान के विस्तार के लिए समर्पित है। यूपीआई की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो वर्चुअल पेमेंट्स एड्रेस, बैंक विवरण के बजाय वीपीआर का उपयोग करके धन प्रेषित करें और प्राप्त करें। सिंगल क्लिक टू एफए, तो एक क्लिक के साथ 2 फैक्टर प्रमाणीकरण। इंडिया स्टैक इंटीग्रेशन, तो इंडिया स्टैक के पेमेंट्स लेयर का एकीकृत भाग। यूपीआई वन वर्ल्ड, तो एनआरआईज और विदेशी आगंतुकों के लिए यूपीआई द्वारा संचालित वॉलेट। ठीक है, बात की हमने यूपीआई की विशेषताओं की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी। इसके विषय में देखते हैं। इसे 2014 में शुरू किया गया था। उद्देश्य है इसका देशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण करना, गोजातीय आबादी का अनुवांशिक उन्नयन करना, गोजातीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना आदि। कार्यान्वयन, पशुपालन और डेयरी विभाग। मिशन के अंतर्गत शामिल गतिविधियां, तो वीर्य केंद्रों का सशक्तिकरण करना, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क बनाना, केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों का सुदृढ़ीकरण करना, किसानों का कौशल विकास करना एवं उनमें जागरूकता का प्रसार करना। गोकुल ग्राम, तो इसमें एकीकृत देशी मवेशी विकास केंद्रों के रूप में 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की मुख्य विशेषताएं, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के लिए 3,400 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया। 2 नई गतिविधियां जोड़ी गई। कौन कौन सी? बछिया पालन केंद्र, तो कुल 15,000 बछियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं के निर्माण को लेकर कार्यान्वयन एजेंसियों को बछिया पालन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत का 35% तक एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। फिर नेक्स्ट है किसानों के लिए ब्याज अनुदान, तो किसानों द्वारा उच्च आनुवांशिक विशेषताओं वाले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बछियों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध संघों, वित्तीय संस्थानों या बैंकों के लिए ऋण पर 3% ब्याज छूट मिलेगी। देखते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की उपलब्धियां। तो दुग्ध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.55% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, तो 2013-14 में 307 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई। डेयरी उत्पादकता, तो पिछले 10 वर्षों में 26.34% की वृद्धि हुई। और कृत्रिम गर्भाधान, तो मिशन के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम 605 जिलों में किसानों के घरों पर मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान सुविधा प्रदान करता है। ये बात की हमने आरजेएम की उपलब्धियों की।
अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विप्रेशन के बदलते रुझान पर प्रकाश डाला। तो इसके लिए आरबीआई ने 2023-24 के भारत के विप्रेशन सर्वेक्षण के छठे दौर के डेटा का उपयोग किया, जब प्रवासी अपने परिवारों की सहायता के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा नकदी या सामान के रूप में अपने मूल देश भेजते हैं, तो इसे विप्रेशन कहा जाता है। आरबीआई ने यह भी बताया कि विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या 1960 की 6.6 मिलियन से तिगुनी बढ़कर 2024 में 18.5 मिलियन हो गई। आरबीआई के मुख्य पर्यवेक्षणों पर एक नज़र डालते हैं। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत 2008 से लेकर अब तक लगातार वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक विप्रेशन प्राप्त करने वाला देश रहा। 2010-11 में भारत ने 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विप्रेशन प्राप्त किया था, जो 2023-24 में दोगुना होकर 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विप्रेशन का हिस्सा वर्ष 2000 में लगभग 3% बना हुआ है। विप्रेशन के स्रोत देश, तो भारत आने वाले विप्रेशन में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। अब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक हो गई है। इस बदलाव का कारण यह है कि अब ज़्यादा भारतीय प्रवासी उच्चतर शिक्षा और कुशल नौकरियों के लिए विकसित देशों की ओर जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा योगदानकर्ता और यूनाइटेड किंगडम से आने वाला विप्रेशन लगभग दोगुना होकर कुल विप्रेशन का 40% हो गया है। राज्यवार वितरण, तो महाराष्ट्र सबसे अधिक विप्रेशन प्राप्त करने वाला राज्य बना हुआ है। इसके बाद केरल है और तमिलनाडु का स्थान है। विप्रेशन की लागत में कमी, तो भारत में विप्रेशन भेजने की लागत वैश्विक औसत से कम है, जिसका मुख्य कारण डिजिटल लेन देन का बढ़ता उपयोग है। विप्रेशन का महत्व देखते हैं, तो विप्रेशन भारत के व्यापार घाटे के लगभग 42% का वित्त पोषण करता है। भारत में आने वाला विप्रेशन अंतर्वाह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से लगातार अधिक रहा है और रहन सहन की गुणवत्ता में सुधार होता है, जैसे परिवार का खर्च, शिक्षा आदि। ठीक है, बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है पतन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल आरंभ की गई। तो सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल को राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की चौथी बैठक में लॉन्च किया गया। इस बैठक में सागरमाला 2.0 में अपग्रेड करने की योजना पर भी प्रकाश डाला गया। इस बैठक के मुख्य परिणामों पर एक नज़र डालते हैं। तो सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल उद्देश्य है ग्रीन शिपिंग, स्मार्ट पोर्ट, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, पोत निर्माण प्रौद्योगिकी और संधारणीय तटीय विकास जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना। इससे अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसमें वित्त पोषण, मार्गदर्शन और उद्योग आधारित साझेदारी के माध्यम से अत्याधुनिक समाधानों को विकसित करने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सागरमाला 2.0, तो यह पोत निर्माण, मरम्मत, पोत को तोड़ने और पुनर्चक्रण पर ध्यान देते हुए सागरमाला कार्यक्रम को अपग्रेड करेगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे मैरीटाइम अमृतकाल विजन को साकार करना, भारत को विश्व के शीर्ष 5 पोत निर्माण देश में स्थान दिलाना तथा पतन की हैंडलिंग क्षमता को सालाना 10 अरब मीट्रिक टन तक बढ़ाना। सागरमाला कार्यक्रम के विषय में देखते हैं, तो उद्देश्य है भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करके देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। इसका लक्ष्य घरेलू और एक्सिम कार्गो दोनों के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत को कम करना है। मंत्रालय है पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। शीर्ष निकाय, तो राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति। 5 प्रमुख स्तंभ है: पतन आधारित उद्योगीकरण, पतन आधुनिकीकरण, पोर्ट कनेक्टिविटी, तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग तथा तटीय समुदाय का विकास। देखते हैं इसी में सागरमाला कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां। तो समुद्री अवसंरचना की बात करें तो 100 से अधिक पतन आधुनिकीकरण परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, जिससे पतन की हैंडलिंग क्षमता में 230 मिलियन टन प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। पोर्ट कनेक्टिविटी, तो 80 से अधिक पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से 1500 किलोमीटर की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। तटीय समुदाय का विकास, तो मछली पकड़ने के बंदरगाह परियोजनाओं ने 30,000 से अधिक मछुआरों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये बात की हमने सागरमाला कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों की। देखते हैं अगली न्यूज़ हमारी, जो है कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। संशोधित एनपीडीडी का उद्देश्य डेयरी संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। इससे इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित होगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस कार्यक्रम के विषय में जानते हैं। यह 2014 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे 2021 में नए रूप से पुनर्गठित किया गया था। संशोधित एनपीडीडी को 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया है। इससे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के लिए कुल बजट 2,790 करोड़ रुपए हो गया है।
कार्यान्वयन एजेंसी तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का पशुपालन एवं डेयरी विभाग। मुख्य उद्देश्य है 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूध की खरीद और प्रसंस्करण व्यवस्था को मजबूत करना, एनपीडीटी की जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अनुदान संबंधी समर्पित सहायता के साथ 2 दुग्ध उत्पादक कंपनियों का गठन करना, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3.2 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना। डेयरी क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 70% है। इस योजना में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं, जो हैं घटक ए डीसीएसएस और एमपीसीएस के गठन का समर्थन करके विशेष रूप से दूर दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी संबंधी आवश्यक अवसंरचना में सुधार करना। उदाहरण के लिए दुग्ध शीतलन संयंत्र, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन प्रणाली। घटक बी है सहकारिता के माध्यम से डेयरी या जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 9 राज्यों में उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी अवसंरचना में सुधार करके डेयरी सहकारी समितियों का संधारणीय विकास करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां तो रोजगार 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए गए हैं। दुग्ध खरीद क्षमता तो दुग्ध संग्रहण क्षमता में 100.95 लाख लीटर प्रतिदिन का इजाफा हुआ है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तो 51,770 से अधिक ग्राम स्तरीय दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत किया गया। 123.33 लाख लीटर की संयुक्त क्षमता वाले मिल्क कूलर स्थापित किए गए। 232 मिलावट का पता लगाने हेतु डेयरी संयंत्रों में उन्नत प्रणालियां स्थापित की गई हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज़। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में 82% वृद्धि हुई। तो वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच मनरेगा के तहत 3,029 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए थे। यह पिछले दशक की तुलना में 82% की वृद्धि को दर्शाता है। सक्रिय मनरेगा श्रमिकों में से 99.49% का आधार सीडिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के विषय में देखते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी सहित रोजगार उपलब्ध कराना। लाभार्थी तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के सभी सदस्य हैं। कवरेज 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश। मजदूरी की दरें तो अलग अलग राज्यों में मजदूरी दरें अलग अलग हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तय की जाती हैं। CPI-AL ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को दर्शाता है। मनरेगा के तहत हासिल उपलब्धियां तो महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि है वित्त वर्ष 2013-14 में 48% से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 58% से अधिक हो गई है। जल संकटग्रस्त ग्रामीण ब्लॉक्स की संख्या में कमी तो इनकी संख्या 1456 तक हो गई है, जो पिछले दशक में 2264 थी। यह 35% की कमी को दर्शाता है। व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के सृजन में वृद्धि तो यह वित्त वर्ष 2013-14 के 17.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 56.99% तक हो गई है। अमृत सरोवर तो प्रथम चरण में देश भर के 68,000 से अधिक अमृत सरोवरों के निर्माण किया गया है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है सोनिक वेपन। तो सर्बिया ने बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए प्रतिबंधित सोनिक वेपन के इस्तेमाल से इनकार किया। इन्हें एकॉस्टिक वेपन भी कहा जाता है। ये उपकरण लंबी दूरी तक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग ध्वनि संदेश, अन्य ध्वनियां पहुंचाने के लिए ध्वनि प्रवर्धक की तरह भी किया जा सकता है। कार्य तो इसमें आमतौर पर सैकड़ों आधुनिक ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर अत्यधिक केंद्रित और प्रवर्धित ध्वनि उत्पन्न करते हैं। फिर इन साउंड बीम्स को संकेंद्रित करके विशिष्ट लक्षित क्षेत्रों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रभाव टिनिटस यानी बिना किसी बाहरी स्रोतों के कानों में गूंजने, भिनभिनाने या अन्य ध्वनियों का अनुभव होना, सुनने की क्षमता में कमी आदि। फिर नेक्स्ट है ऑटोनोमस सरफेस वेसल्स। तो भारतीय और अमेरिकी कंपनियों ने एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए वेव ग्लाइडर, एक ऑटोनोमस सरफेस वेसल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये रोबोटिक पोत होते हैं जो समुद्र की सतह पर कार्य करते हुए महासागरीय डेटा रिकॉर्ड करते हैं। ये तरंग शक्ति या प्रोपेलर चालित प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हैं। लाभ है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की तुलना में बड़े पेलोड्स को वहन करने और अधिक बैटरी क्षमता होती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके लंबे समय तक संचालन कर सकते हैं। चुनौतियां तो अत्यधिक भीड़भाड़ वाले समुद्री क्षेत्रों में इन्हें नेविगेशन में मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है समर्थ।
टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और आईटी क्षेत्रों के लिए अत्याधुनिक इंक्यूबेशन कार्यक्रम समर्थ का शुभारंभ किया। उद्देश्य है इसका सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करना, अत्याधुनिक संसाधनों को उपलब्ध कराना और किसी आइडिया को वाणिज्यिक रूप से सार्थक बनाने में स्टार्टअप्स की मदद करना। कार्यान्वयन साझेदार तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन। फिर नेक्स्ट है अश्विनी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अश्विनी के विषय में जानते हैं। यह एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन फेस्ड एरे रडार है जो अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट तकनीक पर आधारित है। इसे डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास प्रतिष्ठान ने स्वदेशी रूप से विकसित किया। मुख्य विशेषताएं इसकी है तेजी गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स जैसे हवाई लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है और यह रडार 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। फिर नेक्स्ट है जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट। तो जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर पिछले 8 लाख वर्षों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्ष 1850 के बाद से दर्ज किए गए हैं। 10 सबसे गर्म वर्षों में शामिल हैं पृथ्वी का क्रायोस्फीयर काफी तेज से पिघल रहा है और चरम मौसमी घटनाओं के कारण 2008 के बाद से 2024 में सबसे अधिक विस्थापन हुए हैं। अब बात करेंगे अपलिंक इनिशिएटिव की। विश्व आर्थिक मंच के तहत अपलिंक इनिशिएटिव से 2023-24 के दौरान कार्बन उत्सर्जन में 1,42,400 टन की कटौती हुई। यह प्रभावशील प्रारंभिक चरण के नवाचार पर केंद्रित है। इसे डेलॉइट और सेल्सफोर्स के सहयोग से डब्ल्यूईएफ द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। यह ऐसे इकोसिस्टम्स का निर्माण करता है जो उद्देश्य युक्त और शुरुआती चरण के उद्यमियों को अपने व्यवसाय को उन बाजारों के लिए बढ़ाने में सक्षम बनाता है जो नेट जीरो उत्सर्जन प्रकृति के प्रति सकारात्मक और न्याय संगत भविष्य के लिए आवश्यक है। उद्देश्य है प्रारंभिक चरण के नवाचारकर्ताओं को समर्थन देना, नवाचार आधारित इकोसिस्टम को सक्षम बनाना और धारणा को प्रभावित करना। संसद भाषिनी पहल तो लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई संचालित बहुभाषी संसदीय परिचालन के लिए संसद भाषिनी पहल विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। उद्देश्य है संसद भाषिनी का उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों में संचालन में विविध भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस एआई समाधान प्रदान करना है। भाषिनी MEITY द्वारा निर्मित एक एआई संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। संसद भाषिनी के अंतर्गत प्रमुख एआई पहलों में एआई आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए एआई संचालित चैटबॉट आदि शामिल है। नेक्स्ट है स्क्वाड अलायंस। तो फिलीपींस ने भारत से स्क्वाड अलायंस में शामिल होने का आग्रह किया। इसके विषय में देखते हैं। यह एक अनौपचारिक मिनीलेटरल गठबंधन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल है। उद्देश्य है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना आदि। ये क्वाड से अलग है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये बात की स्क्वाड अलायंस की। अब बात करेंगे अंत में मिलर उरे परिकल्पना की। तो एक अध्ययन से इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि माइक्रो लाइटनिंग ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में अहम भूमिका निभाई। यह नवीन खुलासा मिलर यूरे परिकल्पना को चुनौती देता है। माइक्रो लाइटनिंग सूक्ष्म विद्युत चमक है। इसका निर्माण तब होता है जब विपरीत रूप से आवेशित पानी की बूंदें अलग अलग होने के बाद एक दूसरे के करीब आती हैं। माइक्रो लाइटनिंग की प्रक्रिया बादलों में बिजली बनने की प्रक्रिया के समान है, लेकिन यह बहुत सूक्ष्म पैमाने पर होती है। इस परिकल्पना के विषय में देखते हैं। तो इस परिकल्पना में दावा किया गया था कि बिजली के गिरने से पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू हुई थी। इसमें सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया था कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जल और अकार्बनिक गैसों के मिश्रण में बिजली का प्रवाह करके किया जा सकता है। हालिया अध्ययन ने माइक्रो लाइटनिंग का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों के निर्माण को प्रदर्शित किया। सीमा है। आलोचकों का तर्क है कि बिजली गिरने की घटनाएं बहुत कम होती थी और ज्यादातर खुले महासागर में घटित होती थी। इससे समुद्र में बनने वाले कार्बनिक यौगिक शीघ्र ही जल में फैल जाते थे, जिससे जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक जटिल अणुओं का निर्माण मुश्किल हो जाता था। ये बात की हमने मिलर उरे परिकल्पना की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।